नमस्कार दोस्तों। न खाऊंगा न खाने दूंगा। 2014 में यह स्लोगन आपने बहुत सुना। स्लोगन नहीं, जुमला आपने बहुत सुना। आज यह जुमला डंके की चोट पर बोल रहा है कि सब कुछ खाऊंगा और सब कुछ अपने लोगों को खिलाऊंगा। जी हां, आज जब यह हो रहा हो तब आप समझिए। आपको याद होगा नोटबंदी हुई थी, तब तत्कालीन जो है पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था, जो एक महान अर्थशास्त्री थे, उन्होंने कहा था कि यह संगठित लूट है। और जो संगठित लूट थी उसने किस तरह से भारत में हजारों करोड़ रुपए का वारा न्यारा कर दिया, किस तरह से नोट बदलने के नाम पर घोटाला हुआ था, किस तरह से ओएनजीसी में जीएसपीसी का जबरन विलय करके एक बहुत बड़ा खेल किया गया था और इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए किस तरह से 4 लाख करोड़ रुपए की भारत के जो आपके पैसे हैं उनकी लूट हुई थी। यही नहीं, राफेल सौदे से लेकर पीएम केयर फंड तक सब में सामने आ गया। और यही सामने नहीं आ जाता, नरेंद्र मोदी सरकार की जितनी भी योजनाएं हो, चाहे आयुष्मान भारत हो, चाहे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना रही हो, चाहे कोई भी योजना रही, और उसमें खाऊंगा खाऊंगा और खाऊंगा वाली ही नीति देखने को मिली। अब यदि आप बात करें तो इस समय राम मंदिर के घोटाले का सारा मसला आ रहा है सामने। राम मंदिर ही नहीं, बद्रीनाथ मंदिर में भी, केदारनाथ मंदिर में भी, दतिया के मंदिर में भी, और इसी तरीके से देश भर के तमाम मंदिर आ रहे हैं। कोई राजस्थान का है, कोई कहीं का, लेकिन ये सारे भाजपा शासित राज्यों के मंदिर हैं जहां इस तरह से धन की चोरी की गई है। यही नहीं, पहली बार है कि अरुणाचल प्रदेश का जो मौजूदा मुख्यमंत्री है उसके ऊपर, उसके परिवार के ऊपर घोटाले के स्पष्ट आरोप हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से जांच करने को कहा, बावजूद इसके वो अपनी कुर्सी पे जमा है और चोरी हो रही है। मध्य प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री, उनके पूरे परिवार पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, गलत तरीके से जमीन हथियाने के आरोप है और गोपनीयता भंग करके अपने लोगों को कैसे लाभ देने के आरोप है, अपने अफसरों को देने के आरोप है। इसी के अलावा जो वित्तीय पूरे घोटाले हैं तमाम मंत्रालयों के अंदर, तमाम योजनाओं के अंदर, वो आ रहे हैं। वन एवं पर्यावरण मंत्री, उनके यहां जिस तरीके से हुआ है, रातों रात चोरी को दबाने के लिए उनके 4 अफसरों को बदल दिया गया और पूरा जो उन्होंने धांधली की, तमाम सारे जो वन जंगल पर्यावरण के लिए बहुत संवेदनशील क्षेत्र थे वो पूंजीपतियों को देने का काम किया है। ये स्थिति है। और E20 यानी एथेनॉल का मसला, जिसमें नितिन गडकरी अपने लड़कों को सारा लाभ देने के लिए हर घोटाला करते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री जिस तरीके से अपने रिश्तेदारों को बैठाती हैं और फिर पूरा खेल चल रहा होता है, वो किसी से भी छिपा नहीं। मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की बात करते थे, हो उल्टा गया है। मिनिमम गवर्नेंस हो गई है और मैक्सिमम गवर्नमेंट हो गई है। खाओ खाओ और खाओ। जी हाँ, ये सब हो रहा है। अभी राजस्थान का बुटाटी धाम मंदिर है, उसमें 22 करोड़ रुपए के दान के घोटाले का मसला आ गया। ये घोटाले लगातार चल रहे। इसी तरीके से महाराष्ट्र में जो मौजूदा सरकार है, उसमें महाराष्ट्र सरकार की लाड़की बहन योजना में कैग ने कह दिया किस तरीके से 3,541 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया है। और इसके बाद में जो कमीशन खा करके जिस तरीके से जो सड़कें बनवाई गई, 50% से अधिक का कमीशन लिया गया और उसका नतीजा ये हुआ कि बड़े बड़े जो बखान किए गए थे वो सब स्वाहा हो गए। लिंक स्वाहा, ये स्वाहा, वो स्वाहा, यह स्थिति हो गई। और राम राज्य वाले उत्तर प्रदेश में तो महान कार्य चल रहा है।
वहां पर बीजेपी के वाराणसी में नरेंद्र मोदी के शासन, जहां पर से वो सांसद है, वहां पर 50 करोड़ रुपए की जमीन ही हथिया ली बेचारे दिव्यांग और गरीब लोगों से, एक गरीब महिला से। और वो कोई और नहीं, भाजपा का उपाध्यक्ष है, और उसने ये किया। किसी पुलिस ने, किसी सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। अदालत के आदेश पर एफआईआर दर्ज हुई। अब आप सोचिए, ये स्थिति है। इसके अलावा जिस तरह दवा खरीद का घोटाला हो रहा है, तो मध्य प्रदेश में देखने को मिला दवा खरीद का खेल। 400 रुपए वाली जो कैंसर की दवा है, वो 2100 रुपए में खरीद रही थी। कौन? एम्स, जो भोपाल का एम्स बनाया गया, वो ये खरीद रहा है। और इसीलिए, और ये कौन है? जो इन्होंने बताई, अमृत फार्मेसी। उस अमृत फार्मेसी के जरिए खेल हो रहा है। इसीलिए छत्तीसगढ़ सरकार अब इस पे डट गई है कि नहीं, अमृत फार्मेसी जरूर होनी चाहिए और सारी उसी से ही खरीद होनी चाहिए, सब होना चाहिए। इस तरह के खेल चल रहे हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में ही मिड डे मील घोटाला हो गया। जो मिड डे मील के वर्कर्स हैं 75,000, उनकी यह स्थिति है कि उनकी सैलरी, उनके पैसे किसी दूसरे के खाते में जा रहे, यानी कमीशन काट के पैसे वो देता था। इस तरह का खेल चल रहा था। और इसके बाद वहां एक और मजेदार खेल आया। 10 साल से एक उनके यहां डिग्री कॉलेज चल रहा है। उस डिग्री कॉलेज का जब निरीक्षण किया राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने, उसने कहा बहुत अच्छी बिल्डिंग है, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, और सब कुछ बताया, टीचर है, सब कुछ है। और साहब, वहां से डिग्री भी मिल रही थी, लोग पास आउट भी हो रहे थे, पढ़ भी रहे थे। लेकिन जानते हैं, न वहां कोई बिल्डिंग है, न कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, न कोई टीचर है, न कुछ है। सारा काम कागजों पर था। यानी कागजों में ही कॉलेज, कागजों में ही जो है स्टाफ, कागजों में ही सैलरी, कागजों में ही सब कुछ। और उसके बाद में उसका निरीक्षण करके क्या कह रहा है अध्यापक परिषद कि साहब बहुत अच्छा है। ये देख लीजिए, लेटर देख लीजिए, ये है लेटर। अब आप समझ सकते हैं। तो वहां से सब बिल्कुल अच्छा चल रहा था। 10 साल से डिग्री की खेती हो रही थी, और असलियत में उस जमीन पे खेती होती है जहां ये बताया गया कि ये डिग्री कॉलेज चल रहा है। अब आप सोच लीजिए इस तरह से। और यही नहीं है, हर तरह का घोटाला है। एसआईआर का घोटाला तो आप देख ही रहे हैं। वोट चोरी करो, चोरी करो, चोरी करो, और किसके करो? गरीबों के करो, अल्पसंख्यकों के करो, और सबके करो, और अपने लिए राजनीतिक गणित तैयार करो। तो अब संयुक्त राष्ट्र संघ में इसका शोर मचने लगा कि साहब ये इतने बड़े चोर हैं कि इन्होंने कुछ नहीं छोड़ा। इन्होंने तो वोट भी नहीं छोड़े, और वोट भी चोरी कर गए। यानी साहब पैसा चोरी किया, सब कुछ चोरी किया, अब वोट भी चोरी कर लिए। तो जब ये सब कुछ हो रहा हो, पुल ढह रहे हो, सड़कें टूट रही हो, सब कुछ हो रहा हो, तो सवाल नहीं करना चाहिए क्या? सवाल तो बनता है साहब। और सवाल बनता है तो सरकार के पास जवाब नहीं। जवाब नहीं होता तो आपको क्या कहा जाता है? आप देशद्रोही हैं, आप जाने क्या क्या है, और सब कुछ है। जो पत्रकार सवाल करते हैं उन पर कार्रवाई होती है। जिन दिनों में हिंदुस्तान दिल्ली एनसीआर का संपादक था, उस समय हमारे पास में ग्रेटर नोएडा का एक ब्यूरो चीफ हुआ करता था, पंकज परासर। और उसके बाद में उसने जो है अपना इंडिपेंडेंट एक अखबार शुरू किया, छोटा अखबार, और वो वहां अच्छे से काम करने लगा, बेहतर काम करता था, मुद्दे उठाता था, जनता के मुद्दे उठाता था। अब क्या हुआ? इनको इतनी तकलीफ हो गई कि साहब उसके खिलाफ इन्होंने एक एफआईआर दर्ज की, 2 करी, 3 करी, और करते 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 फिर उसको नोएडा की जेल से उठा करके ले जा करके प्रतापगढ़ में कर दिया, और ये कर दिया। एक गैंगस्टर लगाया, 2 गैंगस्टर लगाए, और उसके बाद भी उसे छूटने नहीं दे रहे। अब हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा कि साहब ये तो एक अद्भुत सा केस,
कि इस तरह से शोषण हो रहा है और उसका असलियत में कहीं दोष नहीं है, मनगढ़ंत केस रजिस्टर किए गए हैं। और ये सिर्फ इसलिए क्योंकि कुछ पुलिस अफसर थे, कुछ भूमाफिया थे, कुछ और लोग थे जिनके खिलाफ उसने अभियान चलाया था। इस कारण सारा नेक्सस आदित्यनाथ ने उसके खिलाफ लगा दिया, क्योंकि वो सब आदित्यनाथ के चहेते थे। जी हां, चोरी करवा रहा था यही भोगी आदित्यनाथ। तो अब आप समझ लीजिए। अब और एक बता देता हूं, उसी गोरखपुर में जहां से वो आता है, वहां एक सपा के नेता हुआ करते थे, सॉरी भाजपा के नेता हुआ करते थे, जिन्होंने वहां भाजपा को खड़ा किया था। उनका नाम था उपेंद्र शुक्ला। और यह स्थिति हुई कि उपेंद्र शुक्ला को इस शख्स ने साजिश करके जब टिकट मिली विधानसभा की तो हरवा दिया। और हरवाने के बाद में जब वो हार गए तो कहा ठीक है कोई बात नहीं। उनके बेटे ने बाद में सपा ज्वाइन कर, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो आप समझ सकते हैं, जनता के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, अन्याय के खिलाफ कर रहे थे और शांतिपूर्ण गांधीवादी तरीके से कर रहे थे। उन्हें गिरफ्तार किया जाता है और हवालात में इस तरह से उन मुल्जिमों के साथ जमीन में बैठाया जाता है एक बिछाने के लिए। वो भी नहीं दिया जाता है कि भाई साहब बैठ के आप तब भी कर। वो कोई मुल्जिम नहीं थे, अपराधियों के साथ बंद किया जाता। तो आप सोचिए कितना नफरत से भरे गंदे लोग हैं ये। और इसी नफरत का एक तस्वीर दिखाता हूं, कुछ तस्वीरें हैं, ये देखिए। ये ब्राह्मण नेताओं की हैं जो ब्राह्मण भाजपा 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 बहुत ज्यादा जपते थे। उन आज ब्राह्मणों की हालत क्या है? आप किसी की बात कर लें, मुरली मनोहर जोशी आप कहीं दिखाई दे रहे हैं क्या? सांसद है क्या? मंत्री है क्या? किसी उसके चेयरमैन है क्या? क्या है? कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि वो पसंद नहीं है मोदी को। सवाल कर देते थे, मोदी उनके आगे आगे पीछे पांव दबाते घूमते थे। जब मुरली मनोहर जोशी लाल चौक पे कश्मीर में तिरंगा फहराने गए थे तो मोदी झंडा लेके और वो लेके उनके साथ यूं ही खड़े थे सेवक की तरीके से। तो अब कैसे बर्दाश्त करते कि मुरली मनोहर जोशी होंगे तो हमें आदर देना पड़ेगा, तो आदर तो हम दे नहीं सकते। तो साहब ये स्थिति है। कलराज मिश्रा उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण लीडर के तौर पे भाजपा के सबसे बड़े चेहरे थे। आज क्या हो गया? कलराज मिश्रा कहीं दिखाई दे रहे हैं क्या? उनका परिवार कहीं दिखाई दे रहा है क्या? सबकी राजनीति पूरी तरीके से खत्म कर दी गई। लक्ष्मीकांत वाजपेयी बहुत बड़े ब्राह्मण नेता थे उत्तर प्रदेश में, प्रदेश अध्यक्ष भी थे। साहब आज आपको दिखाई दे रहे हैं क्या? अपनी ही सरकार के खिलाफ उन्हें धरने तक पे बैठना पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि कोई सुन नहीं रहा है, हर अन्याय हो रहा है, उनकी कोई नहीं सुनता है। तो इस तरह की स्थिति में आ जाते हैं। अब आप किसकी बात करेंगे? इसके बाद में करवरिया परिवार जो इलाहाबाद में होता है, बहुत ताकतवर और बहुत परिवार जो 70 के दशक से, और स्थिति है उस परिवार को इतना कमजोर कर दिया गया कि उसे खत्म कर दिया जाए। लेकिन बाद में देखा गया अरे इसको खत्म कर देंगे तो इलाहाबाद हमारे हाथ से चला जाएगा। तो उन्होंने फिर से करवरिया परिवार को खड़ा किया, क्योंकि और जिन्हें हत्या के मामले में सजा हो चुकी थी उन सबको छुड़वाया गया अदालत से और लाके फिर से खड़ा किया गया। इसके बाद में आप यदि देख लें करवरिया के आगे बढ़ेंगे तो क्योंकि प्रयागराज में कोई नहीं मिला, अश्वनी चौबे बिहार में नेता थे, बहुत लड़ रहे थे, बोल रहे थे। अभी जब उस लड़के की हत्या की गई जो जनता की सड़क बनाने के लिए संघर्ष कर रहा था, तो साहब उनकी ये स्थिति है कि उन्हें भी साइड लाइन कर दिया गया और कहा गया चुपचाप बैठ जाइए। मंगल पांडे बड़े नेता थे, उनको किनारे कर दिया गया। और इसी तरीके से हरियाणा में बीजेपी को खड़ा करने वाले रामविलास शर्मा थे। जब कोई नहीं जीत रहा था तब उन्होंने जीत के भाजपा को खड़ा किया था। नरेंद्र मोदी उनके दफ्तर के बाहर 5-5 घंटे बैठे रहा करते थे मिलने के। मैंने अपनी आंखों से वह दौर देखा और ये स्थिति है कि आज वो खत्म हो गए। और इसी तरीके से यदि आप देखेंगे सीपी जोशी थे,
राजस्थान में। आज वो कहां है, खोजिए आप। बीजेपी वाले सीपी जोशी कहीं नहीं आपको नजर आएंगे। हरेंद्र पांड्या हो या संजय जोशी हो, क्या उनका हश्र हुआ है आपको पता है? संजय जोशी तो अपनी जान बचाए भागे बेचारे घूमते हैं कि किसी तरीके से बच जाए। और इसी तरीके से मध्य प्रदेश में अनूप मिश्रा, गोपाल भार्गव के बाद में नरोत्तम मिश्रा होते थे। और नरोत्तम मिश्रा इतने बड़े लीडर बन गए थे कि उन्होंने 2020 में कांग्रेस की सरकार चोरी कराने में बड़ी भारी भूमिका अदा कराई थी। और उसके बाद में कांग्रेस की सरकार गिरवा करके बीजेपी की सरकार बनवाई थी। जिसने इतना बड़ा योगदान दिया हो, आज जब दतिया से सिर्फ साधारण विधानसभा का टिकट, विधायक का टिकट देना, तो साहब उन्हें किनारे कर दिया गया। आज वो आंसू बहा रहे थे। अब आता है भैया आंसू काहे का बहा रहे हो, कर्म तो तुमने ही ऐसे किए थे कि आज आंसू बहाने की नौबत आ गई है आपकी। गजब स्थिति है। क्यों? क्योंकि आपने यही किया। इसके बाद में राम मंदिर में बाबा लाल दास जी हुआ करते थे। उन्हें 1981 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वहां का पुजारी नियुक्त किया गया था। उन पर 10 रुपए चोरी का आरोप लगाया गया और बाद में उनकी हत्या करा दी गई। और हत्या के पहले उन्होंने बताया था कि मेरी हत्या कौन करा सकता है। तब उन्होंने कहा था बीजेपी आरएसएस के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग यही करा सकते हैं क्योंकि इन्होंने इस तरह के कर्म किए। शंकराचार्य हमारे और मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज, उनके ऊपर लड़कों से दुराचार करने का आरोप लगवा दिया जब उन्होंने महाकुंभ का घोटाला खोल दिया और बता दिया किस तरीके से लोगों को मरने के लिए मजबूर कर दिया गया है। सोचिए, इतने घिनौना अपराध दर्ज करा दिया गया। किन्होंने कराए? इन्हीं लोगों ने कराए। और यही बात नहीं रुकती है, इसी तरीके से तमाम लोगों से ये करते। इनके लोग ठगी भी करते हैं साहब। ठग तो बहुत बड़े हैं। 21 करोड़ रुपया ठग लिए गोंडा में इनके भाजपा के जो है नेता ने। उसने लोगों से कहा कि हम नौकरी दिलाएंगे और सब कुछ करेंगे, सोलर कंपनी और इसके नाम पे, और उसके बाद में उनके सब ठग लिए। तो अब आप देखिए नरोत्तम मिश्रा को रोते हुए देखिए। रो रहे हैं साहब, टिकट नहीं मिली। तो ये हालत है। तो इस तरह से आप ये देखिए उपेंद्र शुक्ला के लड़के की हालत, ऐसे बैठाया गया अपराधी। ये आप देखिए, ये दशा आ गई है। इससे आप समझ सकते हैं जो ब्राह्मण ब्राह्मण करके चले गए थे बीजेपी को जिताने बताने, जूते खा खा करके बीजेपी की जय जयकार कर रहे हैं। आज ये स्थिति है, उन्हें जूते भी खाने को नहीं मिल रहे। रोते रहिए, लेकिन आपको समर्थन करना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा, आपको इसी को जिताना पड़ेगा। जी हाँ, नरोत्तम मिश्रा की यही हालत। रो रहे हैं लेकिन कह रहे हैं अब हम जिताएंगे, अब हम जिताएंगे, घर घर जाएंगे, भीख मांगेंगे वोट की, लेकिन इन्हें जिताएंगे। सोचिए आप कितनी बुरी स्थिति कर दी। गर्त में आप, गर्त में किसने ढकेला? आपने उन जो है कि हम ब्राह्मण हैं, भाजपा हमारी पार्टी है क्योंकि वो राम की है, ऐसी है। नहीं, ये राम के हैं ना आपके हैं, न किसी के हैं। ये सिर्फ पैसे के हैं, संपत्ति के हैं, भ्रष्टाचारी है। सब कुछ खाते हैं और सब हजम कर जाते हैं, सिर्फ अपने लिए करते हैं। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे ये बनियों की पार्टी है, सिर्फ बनियों की, इसके अलावा ये किसी की नहीं। वो भी कौन सा बनिया? वो बनिया नहीं जो देश को प्रेम करता था, देश को बनाने के लिए करता, जो कनिंग बनिया, जो डंडी मारता है, जो चोरी करता है, जो हर तरह की चोरी करता है, उस बनिए की पार्टी। तो अब आप सोचिए, इन चोरों के हाथ में आपने सत्ता सौंपी तो अपने भविष्य का आप निर्धारण खुद कर सकते हैं। जी, यही सब। जय